मुबारकबाद दूंगा आपके इंतखाब पर, और उससे पहले जो स्पीकर साहब का इंतखाब इस ऐवान ने किया उस पर मैं जनाब स्पीकर साहब को भी मुबारकबाद दूंगा। ये एक मरला है कि जो इस ऐवान के इंतखाब और चुनाव के बाद हम सब ने मिलकर तय किया है, और इसके बाद पाकिस्तान के अवाम की निगाहें इस ऐवान की तरफ लगी हुई हैं कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो इक्तसादी और मुआशी हैं, चाहे वो मुआशरती हैं, चाहे वो खारजा महाज के ऊपर हैं, कि इस ऐवान में जो कौम के नुमाइंदे हैं वो किस तरह उन मसाइल का हल तलाश करते हैं। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये बात बहुत मुझे भी तजुर्बा है, 6 दफ़ा मैं इस ऐवान के अंदर आया हूँ, और मैं ये बात बहुत ज़हन की यकसुई के साथ कह सकता हूँ कि आज जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा ये दावा नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकता है। इस मुल्क को आगे चलाने का रास्ता इस ऐवान की मजबूती में है। इस मुल्क को आगे चलाने का रास्ता पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी में है, और पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी और पार्लियामेंट की मजबूती का इन्हिसार इस ऐवान के अंदर मौजूदा लोगों की वर्किंग रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर इस ऐवान को हम चलाने की सलाहियत पैदा करेंगे तो वो बातें जो आज महमूद खान अचकजई साहब कर रहे हैं आइन की हुक्मरानी की, फिर उन बातों को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। लेकिन अगर इस ऐवान के अंदर हम मुसलसल महाजराई पोलराइजेशन की सियासत करेंगे तो शायद वो उम्मीदें जो कौम ने हमसे लगाई हुई हैं हम उन पर भी पूरा नहीं उतर सकेंगे, और इस ऐवान की और आइन की मुसलसल बेतौकीरी का भी जरिया बनते जाएंगे। मैं समझता हूं कि हमारे फाजिल साथियों ने जो तकरीरें की वो उसमें जो तलखी है वो उनकी वक्त के साथ जरूर कम होगी, क्योंकि अब उनके ऊपर ये अब हम इंतखाबी मुहिम से आगे आकर इस ऐवान के अंदर बैठ गए हैं, जहां पर अब हमने इस मुल्क के मसलों का हल तलाश करना है। इस मुल्क के मसले कोई बाहर से आके हल नहीं करेगा। इस ऐवान की इज्तिमाई दानिश है जिसने इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। कल तक हम उस तरफ बैठे थे, आज हम अगर इस तरफ बैठे हैं तो यही जमहूरी अमल है कि जब हम किसी नशिस्त के ऊपर बैठते हैं तो हमें ये जरूर पेश नजर रखना चाहिए कि कल को इस जमहूरियत के जरिए और इस सियासी अमल के जरिए किरदार बदलते रहते हैं, रोल बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी रवायात मुस्तकिल तौर पे तारीख में रकम होती हैं। तो मैं ऑपोजिशन के साथियों को ये दावत दूंगा कि आइए हम इस मुल्क की खातिर, देखिए हमने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया है। इस मुल्क के अंदर वो वक्त था कि जब हर रोज खुदकुश बमबार फटा करता था। इस मुल्क के अंदर वो वक्त था कि जब हर रोज इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती थी। कराची जैसे शहर में कोई शख्स काम के लिए बाहर निकलता था तो उसकी मां, बहन, बेटी मुसल्ले पर बैठ जाती थी कि मेरा भाई, शौहर, बेटा शाम को खैरियत से घर आ जाए। हमने इस मुल्क के अंदर बहुत बुरे हालात वो भी देखे हैं कि जब 18-18 घंटे बिजली नहीं होती थी, लेकिन उन सब मसलों को हमने अपनी इज्तिमाई दानिश के साथ हल किया। जब आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर एक दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया हुआ तो उस वक्त हमारे ये फाजिल दोस्त इस्लामाबाद की सड़कों पर धरने के एहतजाज के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन हुकूमत ने सबको बुलाया और उसमें सारी कौम की क़यादत शरीक हुई, सियासी क़यादत शरीक हुई, सिविल क़यादत शरीक हुई, फौजी और अस्करी क़यादत शरीक हुई, और हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस नेशनल एक्शन प्लान को सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने अपनी सियासी तकसीम से कता नजर मुल्क के जज्बे के साथ उसके ऊपर अमल किया, और उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क के अंदर अमन आया। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का सूबा कि जहां के हमारे भाइयों के कंधे शल हो गए थे जनाजे उठा उठा के, वहां पर भी अमन आया। बलूचिस्तान में अमन आया, कराची में अमन आया, बाकी इलाकों में अमन आया,
और ये वो ताकत है जिसने बताया कि जब ये कौम मिलकर किसी मकसद के लिए काम करती है तो वो क्या कुछ कर सकती है, वो दहशतगर्दी को भी शिकस्त दे सकती है। इसी तरह मुझे याद है कि जब हमने सी पैक का मंसूबा शुरू किया तो उसके ऊपर भी इब्तदा में बड़े एतराजात आए, लेकिन उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में और वजीर आला परवेज खटक साहब थे। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर जमात थी। हमने इस ऐवान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें की, लेकिन सी पैक जैसे मंसूबे को कामयाब करने के लिए जब बीजिंग में हम गए छठी जेसीसी मीटिंग में तो परवेज खटक साहब भी उसमें शामिल थे जो पीटीआई के वजीर आला थे, उसमें पीपल्स पार्टी के वजीर आला भी शामिल थे, उसमें सारी कौम ने मिलकर इस मंसूबे को कामयाब किया। ये ताकत है इत्तेहाद की और एक दूसरे के साथ चलने की। अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत की तो हम में से शायद कोई भी नीचा नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम को हम नीचा करेंगे, इस मुल्क के मुस्तकबिल को हम नीचा करेंगे। जनाब स्पीकर, आज से 24 साल के बाद इस खित्ते में भारत और पाकिस्तान दो मुल्क अपने आजादी के 100 साल मना रहे होंगे। हमें आज ये सोचना है कि हमारे नौजवान आज से 24 साल के बाद जब तारीख का सामना करेंगे तो जब भारत के नौजवान 100 साल के बाद कहेंगे कि हमने भारत को दूसरी या तीसरी बड़ी मईशत बना दिया, तो हमारे नौजवान उस वक्त तारीख का सामना किस एतमाद के साथ करेंगे। और अगर हमने अगले 24 साल के सफर को महफूज करना है तो अगले 5 सालों के अंदर हमने मिलकर उसकी बुनियाद रखनी है। और ये बुनियाद, मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी के जहन में ये सोच है कि कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हा कर सकता है, तो मेरे नजदीक उसको अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क अगर आगे चल सकता है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकता है। ये मुल्क अगर कामयाब हो सकता है तो ये पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जरिए नहीं, ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन के जरिए कामयाब हो सकता है। तो हमें जहां पे एक दूसरे के साथ कंपीट करना है, हम अपनी सियासत के लिए एक दूसरे से कंपीट करें, लेकिन जहां इस मुल्क का मफाद होगा वहां पर हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होगा। हमें एक दूसरे के साथ कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। देखिए, बहुत सी बातें यहां पर की गई, मैं नहीं चाहता कि आज के इस माहौल को तल्ख किया जाए। मैं एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं उस बात से गुरेज करूंगा। और मेरे भाई जो आज बात कर रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जो हम जब ऑपोजिशन में थे तो इन्हें समझाया करते थे। मैं खुद निशाना बना हूं उस दौर का कि जब मेरे ऊपर और हमारी पूरी पार्टी की क़यादत के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। मुझे भी तकरीबन 2.25 महीने उस अडियाला जेल के सेल में रखा गया कि जहां पे सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। इसलिए नहीं कि मैंने खुदा ना खास्ता कोई करप्शन की थी। केस मुझ पे यह बनाया गया कि आपने नारोवाल के अंदर एक खेलों का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फंड्स क्यों जारी किए। कोई खुदा ना खास्ता जुआ खाना तो नहीं था, एक खेलों का कॉम्प्लेक्स था और पाकिस्तान के एक जिले के अंदर था। लेकिन उस एक केस में मुझे जेल में डाल के सजा देने की कोशिश की गई। यहां पर हमारे इसी ऐवान के अंदर खुदा के कलमे पढ़कर डिफेंड किया गया कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया वो मंशियात का बनाकर उनको सजाए मौत के धाने पे पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी तरह और बेशुमार केसेस बनाए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमने या मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं भी चाहता तो नारोवाल के अंदर कोई तलाश करता, रियासत का दिफा का इदारा उस पर चढ़ दौड़ता, अपने हमायतियों को कहता जाके उस पर हमला कर दो। हमने एक एक केस का अदालत में सामना किया। हमने कभी उस दौर में पाकिस्तान की रियासत की डी ब्रांडिंग नहीं की। हमने कभी अपने हमायतियों को यह नहीं कहा था कि अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के पास जाके पाकिस्तान की मदद बंद कराने के लिए भीख मांगो। हमने कभी कांग्रेसमैन
और सेनेटर्स को खत नहीं लिखे कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करो। हमने उस वक्त कभी ये नहीं कहा कि IMF का मुआहदा पाकिस्तान से बंद कर दो। हमने अपनी जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ी, हमने अपनी जंग पाकिस्तान की अदालतों में लड़ी और खुद को हमने बेगुनाह साबित कराया। और ये अब सुने ना, हमने आपकी बात सुनी है, आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है, अपने अंदर हौसला पैदा करें, सच्ची बात सुनने का हौसला पैदा करें। तो जनाब स्पीकर, हमने तो कभी भी उस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे हमले नहीं किए। इनके लीडर कहते थे, इनके लीडर से हमने सुना कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं कि जिनके बड़ों के लिए और कानून हो और जिनके छोटों के लिए और कानून हो। तो जनाब, अगर आपके बकौल आप पर झूठे मुकदमे हैं तो अदालतों में उनका दिफा कीजिए। आप अगर बेगुनाह हैं, अदालतें आपको बेगुनाह कर देंगी, लेकिन अपने मुकदमों के और अपने जराइम के लिए जब आप दूसरों से कहते थे रसीदें पेश करें, आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफी मिलनी चाहिए, हमसे रसीदें नहीं मांगनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरा मेयार किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप इस चीज को करें। आप आज हमें यहां ताने दे रहे हैं कि किस तरीके से आया। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या 2008 में जब ये इलेक्शन हारे तो इन्होंने नहीं कहा कि धांधली हुई, बदतरीन धांधली की गई 2008 के इलेक्शन में? जब 2013 में हारे तो क्या 35 पंचर का शोर नहीं मचाया? बाद में कहा नहीं जी, ये तो ऐसे ही किसी ने मेरे कान के अंदर कह दिया था। अब फिर आप इलेक्शन हारे तो आपने अब 80 पंचर निकाल दिए। सवाल यह है कि 2/3 पाकिस्तान ने आपके खिलाफ वोट दिया है, आपको 1/3 वोट मिला है। पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में से 3 फेडरेटिंग यूनिट्स ने आपको मुस्तरद किया है। लिहाजा आपका जो मैंडेट है उसके मुताबिक आप अपने मैंडेट की खिदमत करें और इस मुल्क के निजाम को, अगर आप यहाँ पे धमकियां देंगे, आप यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे, तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये 24 करोड़ अवाम की प्रॉपर्टी है। ये ऐवान हमारी भी प्रॉपर्टी है। और अगर आपका ये ख्याल है, आपको मौका देते हैं इसके बाद, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन बनेंगे, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन के तौर पे किरदार करेंगे, हम आपको सिर के ऊपर बिठाएंगे, इसलिए कि ऑपोजिशन जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन अगर आप इस ऐवान में धौंस देने की कोशिश करेंगे, इस ऐवान के अंदर कार्रवाइयों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं है, ये ऐवान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। ये ऐवान चलेगा और इस ऐवान के अंदर से पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून भी पास होंगे और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के मंसूबे भी पास होंगे। और आपकी मनफी सियासत, आपका किरदार बता रहा है कि आपके अंदर हौसला नहीं है। हमने आपकी बातें सुनी हैं, लेकिन आप में हौसला नहीं है कि आप अपने कारनामे सुन सकें, आप में हौसला नहीं है कि आप सच बातों को सुन सकें। और आज ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अवाम पे डाका डल गया। आज जनाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, आपका इंतखाब हुआ तो स्टॉक मार्केट 750 पॉइंट चढ़ गई है। तो इनके लिए तो यही पैगाम काफी है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने भी वेलकम किया है आपकी कामयाबी को और स्पीकर साहब की कामयाबी को, और इनकी शिकस्त को स्टॉक मार्केट ने भी 750 पॉइंट्स की सलामी दी है। और वैसे आज ये गिला कर रहे हैं कि इस मुल्क में एजेंसियां नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसका लीडर कहता था कि मैं एजेंसियों के जरिए अपना कोरम पूरा कराता हूं? किसका लीडर कहता था मैं एजेंसियों के जरिए अपनी हुकूमत चलाता हूं? एजेंसियां तो आप लेते थे, एजेंसियों की बैसाखियों पे तो आप चलते थे, और फिर ये अपनी हमाकतों को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। आपको किसने कहा था कि आप इस ऐवान से इस्तीफा दे के चले जाएं?
जब अदम एतमाद की तहरीक हुई थी, आपको किसने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खुद अपने हाथों से तोड़ दें? हमाकतें खुद करते हैं और उसकी सजा कौम को देना चाहते हैं। लिहाजा मैं इनको इल्तिजा करूंगा कि अब मजीद हमाकतें ना करें, मजीद हमाकतें ना करें और इस मुल्क के अंदर अब इस मुल्क को चलाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। लेकिन अगर इन्होंने वही पुरानी रविश अपनाई तो फिर ये मुल्क इनका होस्टेज नहीं है। हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, नौजवानों के मुस्तकबिल को, ये नौजवानों की बात करते हैं। ये बताएं कि हायर एजुकेशन कमीशन को किसने तोड़ा था? पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को किसने दिवालिया कर दिया था? नौजवानों से लैपटॉप लेकर किसने उन्हें कट्टे और कटियों पे लगा दिया था? हमने तो नौजवानों को लैपटॉप देने शुरू किए थे। ये कहते हम नौजवानों को मुर्गी और अंडे देंगे, कट्टे और कटियां देंगे। नौजवानों को आपसे क्या दिलचस्पी है? नौजवान हमारे साथ हैं जिनको हमने लैपटॉप दिए, जिनको हमने तालीम के मौके दिए, जिनके लिए हमने स्किल्स प्रोग्राम शुरू किए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों को हम बेहतरीन खेलों की सहूलतें देंगे। हम उनको आईटी स्किल्स देंगे और 21वीं सदी में लेकर जाएंगे। नौजवानों को गाली गलौज के कल्चर में नहीं जाने देंगे। तो इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि हम आपके मुस्बत ऑपोजिशन के किरदार की तवक्को रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर वो गाली गलौच नहीं करेंगे, वो आप यहाँ पर आकर बातें नहीं करेंगे जो आप बाहर खड़े होकर करते हैं। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान है और इसका तकद्दुस है और इसकी जिम्मेदारी है जो जितनी हमारे ऊपर है। शुक्रिया एहसान इकबाल साहब, शुक्रिया।